कल मैं जो फैक्ट पढ़ाया था आपको मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के, उसमें आज हमारा जो है कुछ स्लाइड्स बची हुई हैं जिसमें आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवनों के नाम, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यादा कदा आते रहते हैं। ये जो हमने अभी तक लास्ट 7 डेज में जो कुछ भी पढ़ा है वो काफी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई एग्जाम में इतने से पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बने हैं, है ना। अगर आप जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे अलग अलग विभागों से संबंधित, जिसमें मध्य प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनमें जो है इतने हमने जो 7 दिन में जो कुछ पढ़ा है उसमें से काफी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे अलग अलग पेपर में। ठीक है, आगे भी इनमें से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो ये इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवन एवं उनके नाम, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले प्रशासनिक भवन होते क्या है आपके। प्रशासनिक भवन यानी कि कोई भी कार्यालय, ठीक है, जहां पर अलग अलग विभाग काम करते हैं। तो ऐसे प्रशासनिक भवन जो मुख्य मुख्य प्रशासनिक भवन है और उनके कुछ नाम हम इसमें देखेंगे, कौन कौन से प्रशासनिक भवन है उनके नाम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले राज्य का पुराना विधानसभा भवन, ठीक है, राज्य का पुराना विधानसभा भवन, इसका नाम था मिंटो हॉल, जो कि भोपाल में स्थित है। याद रखना है आपको, अभी जो हमारी विधानसभा लगती है वो नए भवन में लगती है, उसका भी नाम आगे आएगा क्या नाम है, बट जो पुराना भवन है उसका नाम था मिंटो हॉल, जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राज्य सचिवालय, जहां पर सचिव लोग बैठते हैं, उसको वल्लभ भवन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्लभ भवन। राज्य सचिवालय को वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, राज्य संचालनालय, राज्य संचालनालय को सतपुड़ा भवन के नाम से जाना जाता है, या इसको सतपुड़ा विंध्य प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सतपुड़ा विंध्य प्रदेश भवन के नाम से भी जाना जाता है राज्य संचालनालय को। ठीक है, तो राज्य सचिवालय ये वल्लभ भवन के नाम से, राज्य संचालनालय सतपुड़ा भवन के नाम से इसको जाना जाता है। ये तीनों ही आपके भोपाल में स्थित हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका राज्य विद्युत मंडल का भवन, जो है आपका ये शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है और ये जबलपुर में स्थित है। ये काफी इंपोर्टेंट है आपका, ये जबलपुर में स्थित है, भोपाल में स्थित नहीं है, और ये शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश में, वो शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का भवन, ठीक है, ये आपका ऊर्जा भवन के नाम से जाना जाता है और ये भोपाल में स्थित है। तो ये दो हो गए आपके विद्युत से संबंधित। एक विद्युत मंडल का भवन हो गया आपका, जो कि शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है, जबलपुर में है, और मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का जो भवन है वो ऊर्जा भवन के नाम से है और ये भोपाल में स्थित है। तो ये मैंने आपको 5 अलग अलग। सर जो संचालनालय बताया था ना, इसको और कुछ बताया था ना, एक और सतपुड़ा भवन के अलावा? सतपुड़ा विंध्य प्रदेश भवन, सतपुड़ा विंध्य प्रदेश भवन, ठीक है सर। विंध्य प्रदेश भवन के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये 5 मैंने आपको भवन बताए हैं, अलग अलग जो है प्रशासनिक विभागों से संबंधित है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम इसमें। राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावास भवन के नाम से जाना जाता है ये आपका, और ये भोपाल में स्थित है। भोपाल में अरेरा हिल्स करके जगह है आपकी, काफी फेमस है, काफी प्रशासनिक भवन है यहाँ पर। वहां पर राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय स्थित है। इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, नोट कर लें आप इसको। ठीक है, इसका नाम क्या है? पर्यावास भवन, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का कार्यालय आपका जो है पुस्तक भवन के नाम से जाना जाता है और ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, चूंकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है तो ज्यादातर जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो भोपाल में ही स्थित है। तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का जो कार्यालय या मुख्यालय है आपका पुस्तक भवन के नाम से जाना जाता है और ये भोपाल में स्थित है।
इनमें नाम आते हैं, जगह तो नहीं आती है, जगह भी आ जाती है कभी कभी, बट नाम ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग के भवन का नाम क्या है, क्योंकि जगह का लोग आइडिया लगा लेते हैं कि मुख्यालय ज्यादातर भोपाल में ही होगा, है ना। तो नाम ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस विभाग का जो मुख्यालय है उसको क्या बोला जाता है, इस तरीके से नाम आते हैं। तो आपको नाम याद रखने हैं इसमें। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो भवन है इसको निर्वाचन भवन के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट है आपका, निर्वाचन भवन, और ये भी भोपाल में ही स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, भोपाल में। और जगह कौन सी है, अरेरा हिल्स पर। जैसे मैंने बताया अरेरा हिल्स काफी फेमस प्लेस है आपका, जहां पर अलग अलग विभागों के मुख्यालय स्थित हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भी जो है भोपाल के अरेरा हिल्स में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल का निवास, ये तो लगभग सभी को पता होगा। राज्यपाल का निवास किस नाम से जाना जाता है, राजभवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यपाल का निवास राजभवन के नाम से जाना जाता है, और ये भोपाल में स्थित है। ठीक है। अपने किसी भी प्रदेश का जो मुखिया होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है, वो राज्यपाल होता है आपका। ठीक है। और जो है आपका मुख्यमंत्री को निर्वाचित करता है, चाहे जो भी निर्वाचित होकर के आता है उसको मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो राज्यपाल का जो निवास स्थान है वो राजभवन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ये इंपोर्टेंट है आपका। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, और इसका नाम है नर्मदा भवन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है। सो नर्मदा नदी आपकी जो है कहाँ से, अनूपपुर से बहते हुए पश्चिम दिशा में जाती है, झाबुआ तक जाती है। तो यहाँ पे भोपाल कहीं नहीं पड़ता है इसके तट पर, लेकिन इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो लोगों को क्या लगता है कि इसका मुख्यालय जबलपुर में होना चाहिए या किसी ऐसे शहर में होना चाहिए जो नर्मदा नदी के तट पर है, बट इसका जो है मुख्यालय भोपाल में स्थित है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय। ठीक है। तो ये 5 आपके मैंने और बताए हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, इसमें नेक्स्ट बताऊंगा आपको। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट जो है इसमें दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन, ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मध्यांचल भवन है आपका। दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है उसको मध्यांचल भवन के नाम से जाना जाता है। ये दिल्ली में स्थित है, ये जगह का नाम याद में रखना आपका, दिल्ली में स्थित है यानी दिल्ली में स्थित है, और इसका जो नाम है वो आपका मध्यांचल भवन है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम, मुख्यमंत्री का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है वो श्यामला हिल्स के नाम से जाना जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। राज्यपाल का निवास स्थान किस नाम से जाना जाता है, वो राजभवन के नाम से जाना जाता है, और मुख्यमंत्री का निवास स्थान श्यामला हिल्स पर स्थित है, और ये भोपाल में स्थित है आप। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य का नवीन विधान भवन या विधानसभा भवन, राज्य का नवीन विधानसभा भवन, राज्य का नवीन विधानसभा भवन किस नाम से जाना जाता है, तो राज्य का नवीन विधानसभा भवन जो है आपका वो इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राज्य का नवीन विधानसभा भवन इंदिरा गांधी विधान भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये जो है नवीन विधानसभा भवन जो है आपका, ये चार्ल्स कोरियर नाम के एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। चार्ल्स कोरियर ने कई सारी चीजें, कई सारे मुख्य मुख्य भवन डिजाइन किए हैं, उनमें नवीन विधानसभा भवन और एक आपका जो मैंने आपको बताया था राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यालय, वो 2 प्रमुख हैं आपके, जिनको आपको याद रखना है, जो चार्ल्स कोरियर ने डिजाइन किए हैं। ठीक है। तो ये 2 आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं। तो ये सारे मैंने अभी आपको जो बताए मुख्य मुख्य प्रशासनिक भवन और उनके कौन कौन क्या क्या नाम है उनके, ये मैंने आपको बताए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं इसमें। अब मैं यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के कुछ नगर हैं जिनको अलग अलग क्षेत्रों में राजधानी बोला जाता है, उनको अपन देखेंगे कौन कौन से नगर हैं और उनको किन किन क्षेत्रों में राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। ठीक है, पूरा प्रशासन जो है हमारा मध्य प्रदेश का वो कहाँ से संचालित होता है? भोपाल से संचालित होता है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, तो ये भी मैंने आपको एक दो बार पहले बताया हुआ है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है। आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे संपन्न जो जिला है वो इंदौर है। ठीक है, और इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है और आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी बॉम्बे को बोला जाता है या मुंबई को बोला जाता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जो है वो किसको बोला जाता है? इंदौर को बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ये सिंगरौली है। सिंगरौली जो है आपका, मैंने पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में सबसे पूर्वी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? सिंगरौली है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो अलीराजपुर। ठीक है, सो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है और यहाँ पर कोयले की बड़ी बड़ी खदानें हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं जहां से बिजली उत्पादन होता है। इसीलिए इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है सिंगरौली से, इसलिए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, सिंगरौली में भी एक जगह है आपकी बेड़न, बेड़न को बोला जाता है ना। सिंगरौली में आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पर, बेड़न एक जगह है आपकी सिंगरौली के अंतर्गत आती है, जहां पर आपकी जो है जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये गलत लिख गया, बेड़न है ये आपका, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? जबलपुर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर है और जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जबलपुर का एक और नाम है आपका, क्या नाम है? संस्कार धानी। संस्कार धानी, संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है जबलपुर को। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका। ये मध्य प्रदेश की कैसी राजधानी है? सांस्कृतिक राजधानी है। इसका एक अन्य नाम महाकौशल है, ये तो शायद आप लोगों को पता होगा। ये महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आती थी पहले जबलपुर। ठीक है, तो इसको महाकौशल के नाम से भी जाना जाता है और संस्कार धानी के नाम से भी जाना जाता है जबलपुर को। ठीक है, तो ये जबलपुर के संबंध में आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी कौन सी है? तो पचमढ़ी है आपकी। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे फेमस पर्यटन स्थल कौन सा है? आपका पचमढ़ी है। तो पर्यटन राजधानी पचमढ़ी को बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने 5 पॉइंट बताए हैं। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो। अदरवाइज पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो अगर संगीत का नाम आता है एमपी के अंदर तो सबसे फेमस जगह है आपकी मेहर। मेहर क्यों फेमस है? संगीत के लिए। और मेहर में कौन फेमस है आपका? तो अलाउद्दीन खां, जो मैंने बताए थे संगीतज्ञ हैं, सरोद वादक हैं आपके अलाउद्दीन खां, जिनका बैंड है मेहर बैंड के नाम से। संगीत समारोह भी होता है यहाँ पर आपका, तो काफी फेमस है मेहर जो है संस्कृति संगीत के क्षेत्र में। कौन? मध्य प्रदेश में ग्वालियर हुआ, मेहर हुआ और इंदौर, ये वो जिले हैं जो आपके संगीत के क्षेत्र में काफी फेमस है। ग्वालियर में आपका तानसेन की वजह से फेमस है
ग्वालियर में और भी कई, ऐसा नहीं है अकेले तानसेन हो, तानसेन तो बहुत पुराने हो गए, इसके अलावा भी ग्वालियर में नवीन कई सारे संगीतज्ञ पैदा हुए हैं अभी अभी हाल ही में, और उनको अपन पढ़ेंगे जब मध्य प्रदेश के संगीतज्ञ पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको उनके नाम बताऊंगा। उनके नाम पे आपके ग्वालियर में कॉलेज भी हैं, कई सारे संगीत कॉलेज हैं ग्वालियर के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से मेहर और आपका जो है एक और मैंने बताया इंदौर, ये संगीत के लिए काफी फेमस है। इनमें से मेहर सबसे ज्यादा है, ठीक है, और मेहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये यहाँ पर फिर पचमढ़ी का नाम आया है आपका। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जो सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो शिवपुरी है, ठीक है। अगर ऐसा आता है सिंधिया स्टेट की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो वो शिवपुरी है, बट यहाँ पर सिंधिया स्टेट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश की बात चल रही है, और मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी जबलपुर है। क्यों है जबलपुर? क्योंकि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है, और इसकी दो जो है शाखाएं हैं, ठीक है, या खंडपीठ हम जिनको बोलते हैं वो है, तो वो अलग अलग आपके ग्वालियर में है, ऐसे अलग अलग जगह पे है, तो इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसी वजह से मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है वो कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है, आपको ये ध्यान में रखना है। जबलपुर भी काफी बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, जो है महानगरों में आता है, मध्य प्रदेश की महानगरों में जबलपुर का नाम आता है। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर और आपका भोपाल, ये मध्य प्रदेश के महानगरों में इनकी गिनती होती है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि मैग्नीज राजधानी या मैग्नीज से संबंधित अगर कुछ भी है तो वहां पर बालाघाट आता है आपका। बालाघाट जो है वो मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी है, और बालाघाट में भी मैंने जगह नाम बताई थी आपको, भारवेली। किसकी, कौन सी खदान थी आपकी? भारवेली। भारवेली से जो है आपका मैग्नीज प्राप्त होता है, और भारत का सर्वाधिक मैग्नीज यहाँ से प्राप्त होता है। केवल मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ से प्राप्त होता है? भारवेली से प्राप्त होता है, भारवेली की खदानों से प्राप्त होता है। एक पॉइंट मैं पहले भी इसके संबंध में बता चुका हूं कि भारत का सबसे बड़ी भूमिगत मैग्नीज खदानें कहाँ पे स्थित हैं? आपकी भारवेली में स्थित है। तांबा और मैग्नीज सबसे ज्यादा बालाघाट से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने कुछ आपको शहरों के नाम बताए जो अलग अलग तरह की राजधानियों के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन आते रहते हैं, इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन हो आपका। सो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप देखते जाना, इसको नोट करते जाना। अगला चैप्टर है हमारा, अभी तक मैंने फैक्ट्स बताए हैं सारे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है मध्य प्रदेश का गठन एवं विकास, ठीक है। यहाँ पे जैसा मैंने अभी बताया कि मध्य प्रदेश के अभी तक की जो स्थिति है उस सबको मैं आपको समझाऊंगा, मध्य प्रदेश के गठन से लेकर के और वर्तमान स्थिति तक मैं आपको जो है इसमें समझाऊंगा। तो आप इसको देखते हैं। तो जैसा ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, यहाँ पे 52 जिले दर्शाए गए हैं, क्योंकि अभी नया मैप आया नहीं है, तो 52 जिले इसमें दिए हुए हैं। और अभी आपको लेटेस्ट न्यूज अगर पता हो, कल ही मुख्यमंत्री ने एक नए जिले को बनाने की घोषणा की है, जो है आपका कहां से? देवास से बागली। बागली कहीं यहाँ कहीं पड़ता है आपका। देवास जिले से बागली तहसील को अलग करके एक नया जिला बनाने की घोषणा की है कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने, ठीक है। तो ये कल ही घोषणा की है। बाकी 3 जिले मैंने पहले बताए थे आपको, जो पुरानी गवर्नमेंट ने जिनको बनाने की घोषणा की थी, जो कि मेहर था आपका, चाचौड़ा था, और एक और आपका जिला नागदा। ये 3 जिले जो है पहले बनाने की घोषणा की गई थी, और एक जिला अभी बनाने की घोषणा की गई है। कल ही ये न्यूज में आया है आपका।
देवास जिले से आपका बागली जो है उसको तहसील को जिला बनाने की घोषणा की है। तो अगर ये सभी जिले बन जाते हैं, इसकी अभी घोषणा हुई है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कैबिनेट से पारित हो चुका है, केवल घोषणा हुई है। तो अगर ये सभी जिले बन जाते हैं, 3 जिले वो और 1 जिला ये, तो मध्य प्रदेश में कुल जिले 56 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति में आपके 55 जिले अपन मान के चलते हैं, उनमें से भी आपका जो है केवल 52 जिले अभी कार्यरत हैं। अभी जो 3 जिले कांग्रेस गवर्नमेंट ने घोषित किए थे, उसको भाजपा सरकार ने अभी तक जो है कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की है। हो सकता है उसको मान्य करें भी या नहीं करें, क्योंकि उन्होंने ना तो अभी उसके नक्शे जारी किए हैं, ना ही उसकी तहसीलें बताई हैं। अभी ऐसा कुछ भी काम वहां पर हुआ नहीं है, ठीक है। केवल जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो है 3 जिले बना दिए थे उस टाइम पर, और उनकी घोषणा भी हो गई थी और कैबिनेट से पारित भी हो चुका था। 18 मार्च 2020 को उनकी घोषणा कर दी गई थी 3 जिलों की, ठीक है। तो और आज का भी अगर हम जिला मान लें, कल का बागली गांव को जो किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 56 जिले हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको 52 जिलों के संबंध में बताऊंगा। मध्य प्रदेश के 52 जिले तक मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, निवाड़ी तक मैं आपको जो है बताऊंगा इसमें, ठीक है। सो आगे देखते हैं हम। सो अगर अपन मध्य प्रदेश के प्रारंभ की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें कि मध्य प्रदेश कैसा था 1947 से पहले, मैंने ये जो लेक्चर तैयार किया है इसको 3 खंडों में बांटा है। पहला भाग जो है इसका वो मध्य प्रदेश 1947 से पहले क्या था। दूसरा भाग है आपका 1947 से 1956 तक क्या था मध्य प्रदेश। और फिर तीसरा भाग है आपका 1956 से अभी तक वर्तमान स्थिति में 2020 तक मध्य प्रदेश में क्या स्थितियां हैं, वो आपको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। एक एक हम पार्ट इसमें कंप्लीट करते जाएंगे। तो मेरा जो पहला टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश 1947 से पहले की स्थिति, यानी आजादी से पहले की स्थिति। तो अगर हम आजादी से पहले की स्थिति बात करें, इसमें क्या है आपका मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इस वजह से इसको हृदय प्रदेश बोला जाता है। ये तो मैंने पहले भी बताया था आपको। मध्य प्रदेश कहाँ पे है आपका, भारत के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है, इसलिए हृदय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश भारतीय संघ का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी मैंने आपको फैक्ट बताया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, जनसंख्या की अगर दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश भारत का 6वां नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, 6वें नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। पहले नंबर पे कौन सा है आपका, इसमें जनसंख्या में मैंने आपको बताया था, पहले नंबर पर यूपी है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है आपका, राजस्थान है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश का जो नाम दिया है, मध्य प्रदेश नाम दिया है वो किसने दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। ये पॉइंट भी मैंने आपको पहले बताया था। तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको पहले से बताए हुए। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मध्य प्रदेश का, ठीक है, कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश बोला जाता है। और भी कई नाम मैंने आपको मध्य प्रदेश के बताए थे, जिसमें नदियों का मायका मैंने बताया था, टाइगर स्टेट बताया था, सोया प्रदेश बताया था। तो इस तरीके से कई सारे नाम मध्य प्रदेश के हैं। हृदय प्रदेश एक नाम है, मध्य प्रांत एक नाम है। तो कई सारे नाम है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश को जो मध्य प्रदेश नाम दिया है वो किसने दिया है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके गठन के समय इसको ये नाम दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये पुराना नक्शा है मध्य प्रदेश का 2000 से पहले का, यानी कि मध्य प्रदेश के विभाजन से पहले का, जब से मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था उससे पहले का ये नक्शा है, ठीक है। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिले हुए हैं, अपन आगे भी देखेंगे इसको। 1947 से पूर्व अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश की स्थिति की, कि 1947 से पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, तो इसको अगर अपन देखें तो ये बहुत पुराना नक्शा है आपका। ये मैंने ढूंढा है, एमपी का 1947 से पहले का नक्शा है ये आपका, ठीक है। और इसमें पहले जो मध्य प्रदेश था उसको सेंट्रल प्रोविंस या बयार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविंस या बयार, इसको मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था।
या इंग्लिश में इसको सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था। क्या नाम दिया गया था इसको? अंग्रेजों ने इसको मध्य भारत या फिर सेंट्रल इंडिया नाम दिया था। सेंट्रल इंडिया या सेंट्रल प्रोविंस इसका नाम दिया था अंग्रेजों ने 1947 से पहले। मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य उस समय पर नहीं था। ठीक है, इसको अपन विस्तार से समझते हैं। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रांत का गठन जो है 1861 में हुआ था। कब हुआ था आपका? 1861 में। सागर, नरबुड्डा और नागपुर की रियासतों को जोड़ करके मध्य प्रांत को गठित किया गया था। ठीक है, कौन कौन सी? सागर की रियासत है आपकी, ये जबलपुर, नरबुड्डा, इन सबको नागपुर, ये पूरा क्षेत्र जो है इनको जोड़ करके मध्य भारत बनाया गया था 1861 में, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, अंग्रेजों ने उस टाइम पर मराठाओं पर विजय पाई थी और नागपुर भी जो है मराठाओं से निकल करके अंग्रेजों के अधीन आ गया था। पहले नागपुर जो है मराठाओं का क्षेत्र था, फिर वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो अंग्रेजों ने नागपुर, सागर, जबलपुर इन सबको मिलाकर के एक प्रांत बना दिया और उसको बोला गया मध्य प्रांत। क्या नाम बोला गया उसका? मध्य प्रांत। ठीक है, फिर 1936 में हैदराबाद के बराय क्षेत्र को भी इसी में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल कर दिया गया? मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। यानी जो हैदराबाद था आपका, हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी अपने मध्य भारत की, तो हैदराबाद रियासत का बराय जो क्षेत्र था उसको भी मध्य प्रांत के अंदर शामिल कर दिया गया और इसको सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया गया। कब किया गया आपका? 1936 में। तो अगर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सेंट्रल प्रोविंस जो है आपका कब गठित हुआ है, तो 1936 में हुआ है, 1861 में नहीं हुआ है। 1861 में तो मध्य प्रांत बना था जिसमें सागर, नरबुड्डा और नागपुर की रियासतें थी और 1936 में इसमें बराई भी जुड़ गया है आपका। तो इस तरीके से पूरा एक जो है सेंट्रल प्रोविंस या सेंट्रल इंडिया के नाम से जो है मध्य भारत के नाम से एक पूरा प्रांत बन के आया है 1936 में। और ये 1936 से लेकर के 1947 तक यही स्थिति रही है इसकी। ठीक है, तो 1936 में नवगठित इस क्षेत्र को सेंट्रल इंडिया और सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना गया, जो कि 1947 तक यथावत रहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये मध्य भारत का क्षेत्र था और इसको अंग्रेजों ने 1936 में सेंट्रल प्रोविंस नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे बरार और मध्य प्रांत के क्षेत्र को मिलाकर के पूरा एक बड़ा क्षेत्र बनाया गया आपका। तो ये 1947 से पूर्व की स्थिति मैंने आपको बताई है, 1947 से पहले की स्थिति। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं स्लाइड चेंज करता हूं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया वो मध्य प्रदेश 1947 से पहले बताया। ठीक है, अब वो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, ये हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित हुआ है आपका। तो 1956 और 1947 में 9 साल आते हैं आपके। तो इन 9 साल तक क्या था आपका? ठीक है, तो वो अपन समझेंगे कि आजादी के पश्चात क्या वही स्थिति बनी गई जो थी आपका सेंट्रल प्रोविंस के नाम से ही चलता रहा, या फिर नई सरकार जो बनी भारत की, जो आजाद सरकार बनी, उसने कुछ चेंजेस किए मध्य प्रदेश में, वो अपन समझते हैं यहाँ पर 1947 से 1956 तक की कहानी। तो आपको यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे आपका जो है जब आजादी के बाद में राज्यों का पुनर्गठन हुआ आपका, है ना, और पूरे भारतवर्ष में जो है ये मांग उठने लगी कि राज्यों को भाषाई आधार पर विभाजित किया जाए, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया जाए, है ना। उदाहरण के लिए अगर कोई बिहार है तो उसका बिहारी क्षेत्र अलग बन जाए, अगर कोई तमिल बोलता है तो तमिल अलग बन जाए, आंध्र बोलता है तो आंध्र प्रदेश अलग बन जाए। तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन हो, इस मांग को लेकर के काफी आंदोलन चले उस टाइम पर। ठीक है, और उन आंदोलनों का नतीजा ये निकला
कि एक राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर बना था, वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था और आखिरी राज्य था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के बाद किसी भी राज्य का गठन जो है भाषाई आधार पर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो है उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि यदि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ तो उसके दूरगामी परिणाम काफी खराब होंगे। फिर एक भाषा के क्षेत्र के लोग दूसरे भाषा के क्षेत्र में जाने से कतराएंगे या नहीं जाएंगे, या उनको वहां पर जो है उस तरह की सहूलियतें नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने कहा इस तरीके से तो देश का आगे जाकर के विभाजन हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से विभाजन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1953 में एक आयोग गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली आयोग। और इस फजल अली आयोग का काम था राज्य पुनर्गठन का, यानी कि राज्यों को पुनर्गठित करने का काम था। ठीक है, और इसी आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो उससे पहले कैसे व्यवस्था चल रही थी, आजादी के बाद और 1 नवंबर 1956 तक क्या व्यवस्था रही है मध्य प्रदेश के अंदर, वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हम सभी को पता है कि आजादी के पश्चात मध्य भारत को 3 अलग अलग स्टेट में विभाजित किया गया। कितनी स्टेट में विभाजित किया गया? 3 अलग अलग क्षेत्रों में या स्टेट में विभाजित किया गया। ठीक है, अब पहले इसको हम समझते हैं कि है क्या कहानी। हम सबको पता है कि आजादी के समय भारत कई सारी रियासतों में बटा हुआ था, कई सारे अलग अलग स्टेट थे, अलग अलग राजा महाराजा थे, हर क्षेत्र के अलग राजा थे। तो इन सबको मिलाकर के मध्य प्रदेश आपका जो है एक सेंट्रल प्रोविंस था, उसको पूरे को 3 अलग अलग छोटी छोटी भागों में या खंडों में बांट दिया गया और उसको बोला गया 3 स्टेट कैपिटल या 3 स्टेट बोला गया। कौन कौन सी 3 स्टेट थी वो आपकी? पहली थी पार्ट ए, ठीक है, ये नाम थे उनके, पार्ट बी और पार्ट सी। ये 3 स्टेट बनाई गई आपकी आजादी के पश्चात। कब से? 1947 से 1956 तक। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश नहीं था उस टाइम पर, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य भारत था और वो कितने खंडों में बटा हुआ था? 3 खंडों में बटा हुआ था। यानी कि उस टाइम पर जितनी भी रियासतें थी उन सबको मिलाकर के उन सबको 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। ठीक है, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनको मुखिया बना दिया गया और छोटी रियासतों का उनमें विलय कर दिया गया। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को 3 अलग अलग जो है स्टेट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, सो अभी हम इन्हीं को समझेंगे कि पार्ट ए में कौन कौन सी रियासतें आई, पार्ट बी में क्या आया और पार्ट सी में क्या आया, इसको अपन समझेंगे। ये आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये 1954 का नक्शा है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। इसमें 1954 का ये नक्शा है और इस नक्शे में बताया गया है आपका कि कौन कौन से क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र आपका है ये पर्पल कलर में जो है ये मध्य प्रदेश था आपका उस टाइम पर, और ये जो क्षेत्र है ये मध्य भारत था, जो ग्वालियर स्टेट वाला क्षेत्र है। और ये विंध्य प्रदेश है आपका ग्रीन कलर का, और ये येलो कलर का जो है ये भोपाल है आपका। भोपाल एक स्वतंत्र रियासत थी और भोपाल काफी बड़ी रियासत थी उस टाइम पर, और भोपाल एक ऐसी रियासत थी जिसने पाकिस्तान में मिलने की मंजूरी दी थी कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ऐसा भोपाल ने बोला था। भोपाल के नवाब ने जो है पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आजादी के टाइम पर ब्रिटिश लोगों ने या अंग्रेजों ने सभी रियासतों को ये छूट दी थी कि या तो वो पाकिस्तान में मिले जाकर के या वो भारत के साथ रहें। तो भारत की जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर, आपका जूनागढ़, भोपाल और एक और हैदराबाद, इन रियासतों ने पाकिस्तान से मिलने की कोशिश की थी जिसको नाकाम कर दिया गया था। ठीक है, तो भोपाल रियासत ने पाकिस्तान से मिलने का बोला था, तो ये एक अलग रियासत थी आपकी। तो इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र जो है आपका मध्य भारत था आपका, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल था। ये पूरा नक्शा है आपका उस टाइम का। तो इसको 3 स्टेट में बांटा गया। ये पूरा जो क्षेत्र है इनको कितनी स्टेट में बांटा गया? 3 स्टेट में बांटा गया। अब कैसे बांटा गया उसको अपन देखते हैं।
तो ये 3 स्टेट में बटे। ये मैंने अभी आपको जो 4 क्षेत्र बताए कौन कौन से, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल, इनको 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से थे? पार्ट ए। पार्ट ए में क्या क्या रखा गया आपका? ये देखो, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये पार्ट ए आ गया आपका। कौन सा वाला? ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये पार्ट ए, यानी कि मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी हिस्सा पूरा कहां पे आ गया? पार्ट ए में। क्या क्या आ गया इसमें? अगर अपन आज की बात करें तो बघेलखंड पूरा आ गया, बालाघाट, जबलपुर, ये सब चीजें आपकी कहां पे आ गई? पार्ट ए में। अपन इसको समझते हैं। पार्ट ए के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र चला गया, आज के टाइम में जो छत्तीसगढ़ है, तथा बघेलखंड चला गया। इसके अतिरिक्त महाकौशल भी आपका पार्ट ए में चला गया। और नागपुर, जो आज के टाइम में महाराष्ट्र के अंदर है, वो नागपुर पहला पार्ट ए का हिस्सा बना आपका। ठीक है। और पार्ट ए की राजधानी किसको बनाया गया? नागपुर को बनाया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये 1947 से 1956 के बीच की बात है। तो उस टाइम पर पार्ट ए में क्या क्या रखा गया? जबलपुर, नागपुर, छत्तीसगढ़ वर्तमान समय का, और बघेलखंड का पूरा क्षेत्र। बघेलखंड में क्या आ गया आपका? सीधी, सिंगरौली, आपका शहडोल, मंडला, ये सब चीजें आपकी पार्ट ए के अंदर आ गई। ठीक है। और पार्ट ए की राजधानी क्या था? नागपुर था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी राजधानी आती है, पूछी जाती है कि राजधानी क्या थी, है ना? कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ बोलिए सर। ये महाकौशल प्रदेश की राजधानी पहले तो सर आपने जबलपुर बता दी, हाँ, फिर हाल में बदल के नागपुर कर दी, ऐसा कैसे? हाँ, एक्चुअल में महाकौशल प्रदेश अलग है। अब महाकौशल प्रदेश भी पार्ट ए के अंदर आ गया ना। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? महाकौशल तो एक रियासत थी उस टाइम पर, वो रियासत किसमें मिल गई? आपकी पार्ट ए में। और उस सबकी राजधानी किसको बना दिया गया? नागपुर को बना दिया गया। अब ऐसे तो सभी की राजधानी अलग अलग होंगी। बघेलखंड की राजधानी अलग होगी उस टाइम पर, छत्तीसगढ़ में कोई जो भी जिले आए होंगे या जो भी रियासतें आई होंगी, उनकी राजधानी अलग होगी। उन सबको मिलाकर के एक बनाया गया, और उस एक की राजधानी बनाई गई आपकी नागपुर। ठीक है। आया समझ में? अब क्या बोला हूं मैं? ठीक है। हाँ, आ गया। ठीक है। तो ये पार्ट ए की कहानी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। इसमें नेक्स्ट बताता हूं आपको। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट बी। अब अपन अगर पार्ट बी देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा, ग्वालियर, ये आपका दिखाई दे रहा होगा, दतिया, शिवपुरी, और ये इंदौर भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है। रतलाम वगैरह, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, ये कौन सा क्षेत्र कहलाया? आपका पार्ट बी कहलाया। अब पार्ट बी जो था आपका, इसके अंतर्गत पश्चिम की विभिन्न रियासतों को मिलाया गया। कहां की रियासतों को मिलाया गया? मध्य भारत की पश्चिमी रियासतों को। ठीक है। अब इसमें प्रमुख कौन कौन सी थी आपकी? ग्वालियर और होलकर रियासत। होलकर का मतलब इंदौर। इंदौर और ग्वालियर, ये 2 प्रमुख थी आपकी इसके अंदर। ठीक है। अब इनमें ग्वालियर बहुत बड़ी स्टेट थी उस टाइम पर, ग्वालियर स्टेट, और इंदौर भी काफी बड़ी स्टेट थी। इंदौर या होलकर रियासत काफी बड़ी थी। तो उन सबको मिलाकर के एक स्टेट बनाई गई। कौन सी? पार्ट बी। ये टेम्परेरी था आपका, परमानेंट नहीं था। इसकी आवाज कम कर लो आपसे, सत्य। ये आपका जो पूरा था, ये पूरा टेम्परेरी था, परमानेंट नहीं था ये। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सभी को? तो ये पूरा आपका टेम्परेरी सिस्टम था, परमानेंट नहीं था। अब आगे देखते हैं हम इसमें। इसमें जो है ग्वालियर और इंदौर को 6-6 माह के लिए राजधानी घोषित किया गया। मतलब ग्वालियर को 6 महीने ग्वालियर और 6 महीने इंदौर, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। क्यों की गई? ऐसा क्यों करना आवश्यक था? क्योंकि दोनों ही रियासतें ये नहीं चाहती थी कि हम पर दूसरी रियासत का कब्जा हो। मतलब वो ये नहीं इंदौर वाले ये नहीं चाह रहे थे, या होलकर रियासत वाले ये नहीं चाह रहे थे कि सिंधिया वंश हम पर शासन करे और वो हमारे मुखिया बन जाए, और ना ही सिंधिया वंश चाह रहा था कि होलकर हम पे शासन करें और वो हमारे मुखिया बन जाए। इसलिए व्यवस्था ये की गई कि दोनों को ही जो है 6-6 माह के लिए क्या बना दिया गया? दोनों को ही 6-6 माह के लिए राजधानी घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो है पार्ट बी जो था, इसको
रियासत बनाया गया आपका पार्ट बी को, और पार्ट बी में पश्चिमी रियासतों को शामिल किया गया, जिनमें इंदौर और ग्वालियर आपका लिए गए। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसमें से आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको समझाऊंगा। सत्यम, आवाज कम कर लो इसकी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। सर इसमें एक तहसील आती थी ना, वो राजस्थान को दे दी थी। वो बाद की बात है, अभी नहीं है, है ना? जब गठन सर हो वो गया इसी है में ना, आती थी। हाँ, नहीं, वो इसी में आती थी, मध्य प्रांत में। मैं बता रहा हूँ ना आपको कहाँ आती है वो आपकी, वो रतलाम जिले की यानी नीमच की तहसील थी आपकी, जो कि नहीं सर, वो मंदसौर की तहसील थी। मंदसौर की थी। हाँ, मंदसौर की थी, जो कि किसको दे दी थी? राजस्थान को। राजस्थान की जो तहसील थी एक, उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। इस तरह का पूरी हाँ, वो व्यवस्था सर की गई थी। इसी पार्ट बी में शामिल किया था उसको, सिरोंज तहसील को, जो विदिशा में मिलाई है। विदिशा में बुलाइए राजस्थान से, और जो मध्य प्रांत का था, जो मध्य भारत का था, उसको राजस्थान को दे दी गई थी। हाँ। इस तरह की व्यवस्था थी उसमें। हाँ सर, ये जो डिवाइड किया है वो सीपीएन बरार को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, जबकि ये जो 562 रियासत थी उनको डिवाइड किया था सीपीएन बरार, तो खुद डिवाइडेशन में था, तो फिर वो कैसे डिवाइड कर दिया आपने? मतलब फिर से बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब आपने ये जो पार्ट को डिवाइड किया है 3 पार्ट में, हाँ, आपने वो सीपीएन बरार को किया है, बिल्कुल। जबकि सीपीएन बरार तो खुद एक पार्ट ए का हिस्सा थी, तो वो कैसे डिवाइड हो जाएगी? आप समझे नहीं। ये हाँ, आप बोलिए और बोलो। आपका कहना ये है कि 1947 से पहले सीपीएन बरार का हो गया था। 1936 में बन गया था सेंट्रल प्रोविंस, जिसको बयार मिला के बना दिया था। हाँ, जबकि आजादी के बाद में 1947 में कहते 562 रियासतें थी। हाँ, पूरे भारतवर्ष में 562 थी, उनको डिवाइड किया था जिसमें सीपीएन बरार था। सीपीएन बयार भी शामिल था। अभी मैं आपको एक नक्शा पहले वाला भी बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दिखाया भी था, आपने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया। सर वो मैंने ध्यान दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको एक मैप, ठीक है? इसमें ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र है आपका, या बयार क्षेत्र है ये पूरा, ठीक है? इसमें आपका ये हिस्सा शामिल नहीं है ना? स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही? दिखने लगी क्या? चलो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अब दिख रही है स्क्रीन? अब आप इसको ये समझें कि ये जो मैप है इसमें दिया हुआ है, इसमें सेंट्रल प्रोविंस एंड बयार को समझाया गया है कौन सा है आपका। तो ये जो हिस्सा है आप ये पूरा हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। कब? 1936 में, ठीक है? 1936 का मैप है ये आपका, और उसमें ये पूरा हिस्सा सेंट्रल प्रोविंस एंड बयार का हिस्सा है, ठीक है? अब ये जो पूरा हिस्सा गया है आपका, ये पार्ट ए में गया है आपका, पूरा नहीं गया है, इसमें से भी कुछ हिस्सा आपका इधर उधर बट गया है ना? जैसे ऊपर का जो हिस्सा था आपका, ये विंध्य प्रदेश में चला गया था आपका। तो ये जो डिवाइडेशन किया है ये 1947 के बाद अपने हिसाब से उन्होंने किया है, जबकि सेंट्रल और प्रोविंस जो बनाए गए थे वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे 1947 से पहले। और उस टाइम पर ये जो मैप है आपका सेंट्रल एंड प्रोविंस का है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि पूरे सेंट्रल प्रोविंस के ही 3 खंड कर दिए हैं, ये मैंने नहीं बोला। मैंने ये बोला कि सेंट्रल प्रोविंस जो था वो पहले मध्य भारत या मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर। और ये जो रियासतें थी, ये पश्चिम की रियासतें, ये अलग कलर से आपको दिखाई भी दे रही होंगी, ये अलग कलर से हैं। ये इसको पार्ट बी बनाया गया था आपका। इसको क्या बनाया गया था? पार्ट बी। और ये जो क्षेत्र है आपका ऊपर का, ये वाला जो पूरा विंध्य प्रदेश जिसको बोला जाता था, इसको क्या नाम दिया गया? पार्ट सी नाम दिया गया। और ये वाला जो क्षेत्र था आपका, इसको पार्ट ए नाम दिया गया। इस तरीके से डिवाइडेशन था इसका, ठीक है? और कुछ इसमें क्वेश्चन? हेलो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस मैथ को थोड़ा समझें। एक्चुअल में क्या है कि अपन
ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन 1947 में आजाद सरकार ने अपने हिसाब से किए हैं, ठीक है। जबकि बयाज जो था वो आपका पुराना था, आपका 1947 से पहले का। तो ऐसा मैंने नहीं बोला है कि पूरा बयाज ही 3 खंडों में बांट दिया है, ये नहीं है आपका। हाँ, बयाज का सर वो हिस्सा तो था। 562 जो रियासतें हैं वो सारी बटी हैं उसमें। नहीं, किस में बटी है? ये जो 4 पार्ट है उसके ABC, ये 562 जो 3 रियासतें, पार्ट। आप पहले मेरे को ये बता, 562 रियासतें कहाँ पे थी? सर ये जो जब अंग्रेजों से जो आजादी मिली थी 1947 में, हाँ, 1947 से जो 1956 तक का जो टाइम था आप ये इंडिया कहना का। चाह रहे हो कि पूरे उस टाइम पे जो मध्य भारत था केवल उसी में 562 रियासतें थी? नहीं, जो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 562 रियासतें हैं उनमें से ये 3 पार्ट बने हैं। नहीं 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 नहीं, 562 रियासतें पूरे भारत वर्ष में थी उस टाइम पर, केवल हाँ, तो पूरे भारत वर्ष ही तो हाँ, डिवाइड हुआ है इसमें हाँ, 3 पूरे पार्ट में। पूरे में से हुआ है, लेकिन अपन 562 में से नहीं कह सकते। बीच का जो क्षेत्र था आपका, जिसमें आपका ये सिंधिया स्टेट आ गई, विंध्य प्रदेश आ गया और बराड़ क्षेत्र आ गया, इनमें से डिवाइडेशन हुआ है ABC का, 562 में से नहीं हुआ है, ठीक है। 562 में तो बहुत कुछ आ गया। 562 में तो आपका राजस्थान का पूरा क्षेत्र आ गया, कश्मीर का आ गया, हैदराबाद के नीचे का पूरा आ गया, सब कुछ तो आ गया उसमें। यहाँ पे जो बना है आपका 562 नहीं है, आपका सिंधिया स्टेट, विंध्य प्रदेश, भोपाल रियासत और आपका बराड़ क्षेत्र, ये मैंने बताए भी है, इसीलिए ये मैप मैंने लिया है। यहाँ पे ये 4 मैंने बताए हैं, कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश यानी कि सिंधिया स्टेट, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश यानी कि बराड़ प्रोविजन था आपका, मध्य भारत यानी कि सिंधिया स्टेट, विंध्य प्रदेश यानी कि रीवा, पन्ना, छतरपुर वगैरह, ये पूरा आपका ये विंध्य प्रदेश था, और भोपाल एक। ऐसे ये 4 थे आपके। इन चारों को मिलाकर के या इन चारों में से डिवाइडेशन किया है, ऐसा आप समझो। इन चारों में से डिवाइडेशन किया है किनका? ABC का। इज दैट क्लियर? अब कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नो सर, इनके CM भी तो थे ना सबके हाँ, अलग अलग। CM भी थे, वो फिर एक अलग मैटर है आपका। वो जब अलग ठीक है सर। अलग स्टेट बने हैं, ABC 3 स्टेट बने हैं, तो उन तीनों के अलग अलग मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं सभी के। वो अपन हाँ, आगे सर। पढ़ेंगे उनको, वो तो एक अलग चीज है। अभी आपको बस इतना अपने दिमाग में रखना है कि जो 3 स्टेट बनाई गई है वो इन चारों में से बनाई गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश, इस मध्य प्रदेश को आप क्या बोल सकते हो? सेंट्रल प्रोविंस बोल सकते हो, बराड़ बोल सकते हो, मध्य भारत, सॉरी, ये 2 में से आप बोल सकते हो। मध्य भारत क्या था आपका? सिंधिया स्टेट थी ये पूरी, जिसमें होलकर और सिंधिया आ गए आपके। विंध्य प्रदेश जिसमें रीवा, पन्ना वगैरह, छतरपुर था, और भोपाल आपका, ठीक है। ओके सर। अपन आगे बढ़ते हैं। माइक ऑफ कर लो, आपके जिसके भी माइक हो माइक ऑफ कर लो। तो ये मैंने आपको A का बता दिया था और B का बता दिया था, ठीक है। सो B में क्या था आपका? ग्वालियर और होलकर रियासत थी आपकी, ठीक है। और ये मैं मुख्य बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि केवल ग्वालियर और होलकर ही थे, ये मुख्य रियासतें थी। इसके अलावा छोटी छोटी रियासतें अलग रही होंगी उसमें, लेकिन ये मुख्य जो है वो आपके ग्वालियर और होलकर रियासत थी। तो इनको ही 6-6 माह के लिए क्या बना दिया गया आपका, जो है राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है। माइक ऑफ कर लो जिसका ही माइक ऑन है। सर, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर जीके राउंड में आप मध्य प्रदेश को डिवाइड कर रहे हो या पूरे भारत को? कंफ्यूजन, ये अभी जो मैंने बताया है ना, ये मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन मैंने बताया ना, पूरे भारत का बताया। मध्य प्रदेश तो 1956 में बना है, और ये जो कहानी चल रही है ये चल रही है आपकी 1947 से 1956 के बीच की, ठीक है। तो ये जो डिवाइडेशन है, ये डिवाइडेशन आप फिर से मैं बता देता हूं, 3 का है आपका, सॉरी 4 का है। किस किस का? विंध्य प्रदेश, ठीक है, और आपका मध्य भारत जिसमें ग्वालियर स्टेट और होलकर शासन था आपका, भोपाल, और एक और आपका जो है जिसको पार्टी बना दिया गया, मध्य सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोला जाता था या बराड़ बोला जाता था, ये था आपका। इन 4 का डिवाइडेशन मैंने बताया है, ठीक है। मतलब इन चारों में से आपका 3 बना दिए। इन चारों में से कितने डिवाइड कर दिए? 3 कर दिए। ABC 3 बना दिए इनको, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? नो सर। बस आप इतना ध्यान रखो, ये अपन भारत नहीं पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं।
तो मध्य प्रदेश में भारत का डिवाइडेशन होने की तो सवाल ही नहीं है, मैं मध्य प्रदेश का ही बताऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश तो 1956 में बना है, उससे पहले की स्थिति में बता रहा हूं। तो पहले क्या था, आजादी के समय 4 क्षेत्र थे मुख्य रूप से आपके इसमें, जिसमें भोपाल रियासत अलग स्वतंत्र थी, ग्वालियर और होलकर का क्षेत्र अलग था पूरा, बयार क्षेत्र अलग था पूरा, और आपका जो है विंध्य प्रदेश एक अलग से था, जिसका रीवा का शासक राजा था, काफी फेमस मार्तंड राजा था आपका रीवा का। ठीक है, तो ऐसे 4 क्षेत्र थे उस समय, 4 रियासतें बहुत बड़ी बड़ी थी उस समय पर। उन चारों को 3 में बांट दिया गया, बस ये है आपकी कहानी पूरी, इतना ध्यान रखो आप। ठीक है, 4 को किस में बांट दिया गया, 3 में। ठीक है, और कोई क्वेश्चन और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो पूछ जरूर लेना, क्योंकि अगर ये कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ तो फिर ये होगा भी नहीं। और कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये मैंने पार्ट बी का बताया, जिसमें सिंधिया स्टेट थी और होलकर स्टेट थी। अब नेक्स्ट आता है आपका पार्ट सी। अब पार्ट सी क्या था आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा पिंक कलर का, ये पूरा पार्ट सी है। अब पार्ट सी को आप ऐसे समझो कि पार्ट सी में 2 चीजें आ गई हैं आपकी, यानी 2 रियासतों को शामिल कर दिया गया। मैंने बोला ना कि 4 को कितने में बांटा गया है आपका, 4 को जो है 3 में बांटा गया है। 4 को कितने में कन्वर्ट कर दिया गया, 3 में, है ना। तो 4 को 3 में कन्वर्ट किया कैसे गया, तो 4 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए पार्ट सी के अंदर 2 को शामिल किया गया। किस किस को, एक तो शामिल किया गया इसमें विंध्य प्रदेश को, जो उस टाइम पर रीवा का शासन था। विंध्य प्रदेश रीवा के महाराज जो थे उनको जो है पार्ट सी में शामिल किया गया, और एक प्लस इसमें शामिल किया गया भोपाल को, यानी कि भोपाल रियासत को। ठीक है, इसकी जैसे मैंने कहानी बताई थी कि भोपाल का जो नवाब था वो पाकिस्तान से मिलना चाहता था, तो उसको कहां पे जोड़ दिया गया, विंध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। और जो है आपका उस टाइम पर जो विंध्य प्रदेश के शासक रहे उनके अधीन उसको कर दिया गया भोपाल को। तो पार्ट सी के अंदर कितने आए आपके, 2 आए, एक आया आपका विंध्य प्रदेश और एक आया आपका भोपाल। इस तरीके से 4 बन गए आपके 3, 4 किसमें शामिल हो गए आपके 3 में। ठीक है, सो इसको अपन समझ लेते हैं। विंध्य प्रदेश क्या है आपका, रीवा तथा भोपाल रियासत को मिलाकर के क्या बनाया गया, पार्ट सी बनाया गया। ठीक है, और रीवा को इसकी राजधानी बनाया गया। रीवा क्या बनी, इसमें राजधानी बनी, और इसको विंध्य प्रदेश का नाम दिया गया। किस नाम से जाना जाता है आपका, विंध्य प्रदेश के नाम से ये जाना जाता है। इसको विंध्य प्रदेश नाम जो है दिया गया था आपका। ठीक है, सो ये इंपोर्टेंट है आपका। मैंने तीनों पार्ट आपको बताए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अब अगर इनमें अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इनकी राजधानियां ध्यान में रखनी है आपको। पार्ट ए की नागपुर घोषित की गई, पार्ट ए की राजधानी। पार्ट बी ग्वालियर और इंदौर 2 राजधानी थी 6-6 माह के लिए। और पार्ट सी इसकी राजधानी रीवा को बनाया गया। ठीक है, ठीक है, आए समझ में आपका। तो ये आपको मैंने डिटेल में बताया कि 4 अलग अलग स्टेट थी उस टाइम पर, जो फेमस स्टेट थी 4, उनको कन्वर्ट करके 3 में बांट दिया गया। ABC करके 3 स्टेट बना दी गई। ठीक है, अगर अभी भी किसी को क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, तो वो मेरे से पूछ ले, है ना। अदरवाइज अपन इसका एंड करें। है क्या किसी को कोई क्वेश्चन? अब इसमें जो है यहां पर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। सो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत जो राज्यों का गठन होता है, ये तो पॉलिटिकल की बात है कि किस तरह से राज्यों का गठन होता है। तो आजादी के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई, और इस हेतु सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। कब की गई आपकी, 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, फजल अली। इसके अलावा 2 सदस्य और थे आपके, हृदयनाथ कुंजरू और KM पणिक्कर। आपको ये नाम याद रखने हैं तीनों, क्योंकि इनके नाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग का सदस्य नहीं था। तो 4 नाम आएंगे, 3 ये होंगे, 1 नाम अलग से होगा। ठीक है,
तो वो अलग से नाम आपका रहेगा। तो ये तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। फजल अली, इनके नाम पर ही आयोग का नाम था और ये अध्यक्ष थे उसके। हृदयनाथ कुंजू और KM पड़ेकर, ये आपके जो है फजल अली आयोग के मेंबर थे, जिसमें से फजल अली इसके अध्यक्ष थे। तो 30 सदस्यीय जो है आयोग बनाया गया। ठीक है, 29 दिसंबर 1953 को राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। ये इंपोर्टेंट है आपका, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। है क्या कोई क्वेश्चन इसका? नहीं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन इसमें। तो इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। किस राज्य का गठन हुआ? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। और गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग आपके थे। कुल जिले थे 43 और कुल संभाग थे 9। ठीक है, कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? तो यहां तक अपन आ गए। अब कहां तक आ गए अपन? 1956 तक अपन आ गए और ये नक्शा अब मध्य प्रदेश का बन चुका था। ठीक है, ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश का। ये नक्शा आपका बन चुका था। पहले जो नक्शा था वो सब खत्म हो गया है ना, और उसमें कौन सी क्षेत्र किस किस को दे दिए गए, अब अपन ये सारी चीजें कल पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और भी डिटेल में अपन इसको पढ़ेंगे कि अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें नागपुर वगैरह सब चीजें हट गई मध्य प्रदेश में से और वो सब महाराष्ट्र में चली गई। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना, उस टाइम पर जो है मध्य प्रदेश का नक्शा ये था। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में, स्क्रीन पर। इसके जो पड़ोसी राज्य थे वो कौन कौन से थे? तो 7 राज्य थे, ये भी ध्यान में रखना। आज के टाइम में मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कितने हैं? वो हैं आपके 5, और उस टाइम पर कितने थे? 7 थे। कौन कौन से थे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ये हो गए आपके 6, 1 2 3 4 5 6, और एक और था आपका यहाँ पर बिहार। एक बिहार भी लगता था आपका, इससे सीमा बनाता था। तो इस तरीके से टोटल 7 राज्यों की सीमा उस टाइम पर मध्य प्रदेश से लगती थी। कब? 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय पर। ठीक है, और उस समय पर कुल जिलों की संख्या कितनी थी? 43, और कुल संभागों की संख्या कितनी थी? 9 थी। और वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो 52 जिले हैं आपके जो कि कार्यरत है। फिर नए नए जिलों की जो घोषणा हुई है वो तो एक अलग है। अपन तो 52 जिले अभी मान के चलते हैं फिलहाल की कंडीशन में। 52 जिले और 10 संभाग जो आपके मध्य प्रदेश में है वर्तमान में, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। इसके अलावा 3 जिलों की घोषणा हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट से, और 1 जिले की घोषणा कल ही हुई है आपकी। तो ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सर, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए तो जिला बनाना पड़ता है क्या? हाँ जी, कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो जिला बनाना पड़ता है या फिर सरकार के ऊपर रहता है? नहीं, आप समझे नहीं। कैबिनेट से मंजूरी तो सरकार ही देती है ना। सरकार मंजूरी देगी तब कैबिनेट से मिलेगी और उसी के बाद वो जिले बनता है। अब लेकिन चक्का ये है कि जो जिला है आपके, जो 3 जिले बनाए थे वो बनाए थे कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस टाइम पर। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई है। अब गवर्नमेंट आ गई है आपकी कौन सी? बीजेपी। और वो अब उनको क्या करती है उसने अभी तक कोई भी घोषणा की नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन कंप्लीट करते हैं। कल अपन इसके आगे का देखेंगे। मैं कल और डिटेल में आपको बताऊंगा इसके संबंध में, है ना। यदि किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।